ईरान पर आक्रमण करते समय ये कभी नहीं सोचा था कि इस युद्ध का खामियाजा हमें इस रूप में भुगतना पड़ेगा। आज भले ही बंदूकें शांत हो गई हो, ड्रोन और मिसाइलें शांत हो गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इजराइल अपने पड़ोसियों के साथ अभी युद्ध में संलिप्त है। हमास और हिजबुल्लाह के ऊपर निरंतर आक्रमण कर रहा है और प्रतिक्रिया के रूप में उनके द्वारा भी इजराइल के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका अपनी साख बचाकर यहाँ से भागना चाहता है और इसी कड़ी में इस्लामाबाद टॉक हुई, लेकिन वो असफल रही। तो ऐसी स्थिति में यानी ये कह सकते हैं कि युद्ध ईरान के साथ में भले ही समाप्त हो गया हो या युद्ध बंद हो गया हो, लेकिन अब ये जो युद्ध है वो अगली स्टेज में पहुंच चुका है, जो कि रणनीतिक, अर्थव्यवस्था और नियंत्रण की दृष्टि से एक दूसरे के ऊपर करने की कवायद है वो चल रही है। आज इसी कड़ी में हम विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। और उससे पहले एक छोटी सी अपील है कि यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच सैन्य टकराव भले ही रुका हुआ है, लेकिन जमीन पर जो बदलाव हुआ है वह बहुत बड़ा है। ईरान अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति बनकर उभरा है और एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में अमेरिका जैसी सुपर पावर महाशक्ति को जो है घुटने टेकने के ऊपर मजबूर कर दिया है। और आप इस मामले में देखेंगे कि ये जो स्थिति है ईरान के संदर्भ में एक निर्णायक बनकर उभरी है। और सबसे बड़ा मोड़ हॉर्मुज स्ट्रेट के संदर्भ में है। यह है ईरान के लिए अपने आप में एक निर्णायक शक्ति बन गई है। और सबसे बड़ा मोड़ हॉर्मुज स्ट्रेट के संदर्भ में, यानी दुनिया की तेल सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है और आज उस पर नियंत्रण जो है वो पूरी तरह से ईरान का हो चुका है। ईरान यहां से टोल लेने लगा है और संदेश साफ है, यहां से जो गुजरेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। अब अमेरिका ने धमकी दी है, अगर किसी जहाज ने टोल दिया तो हम उसे आगे नहीं जाने देंगे। और ये जो धमकी है 3 दिन पुरानी थी, लेकिन चाइना के जहाज गुजर चुके हैं और चाइना का अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, बल्कि चाइना ने साफ साफ अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि यदि कुछ भी आपने करने का प्रयास किया उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब इस कड़ी में ईरान के साथ में रूस और चाइना है वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ स्थिति अब यह है कि अमेरिका जो है कुछ करने की स्थिति में बचा नहीं है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप कई प्रकार के दावे करता हो, बड़बोला है, इसलिए बड़ी बड़ी बातें बोलता है, डींगे जरूर हाँकता है, लेकिन एक्चुअल में इन बातों को ईरान भी बहुत अच्छे से समझ गया है और रसिया, चाइना भी बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे हैं। तो अब जहां तक यानी कि एक तरह से जो है भले ही इन्होंने धमकी दी हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब ये कदम उठा सकने की स्थिति में है या नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं अमेरिका के संदर्भ में, अर्थात अमेरिका जो कि एक महाशक्ति था, अब वो महाशक्ति नहीं रह गया है। अब तक इस युद्ध से पूर्व अमेरिका एक छत्र, या यूं कहना चाहिए कि एक छत्र विश्व के ऊपर अपनी हुकूमत थोपे हुए था और उसका वर्चस्व था। लेकिन अब अमेरिका को जिस प्रकार से ईरान ने चमाट मारा है, अब लगता है कि ये चमाट अमेरिका को आने वाले समय में पड़ने वाले हैं। और अमेरिका बहुत बड़े दबाव में इस समय दिखाई दे रहा है। जो देश दुनिया को नियंत्रित कर रहा था, आज वही देश अपने फैसलों में पीछे हटते हुए साफ साफ नजर आता है। पहले धमकी,
फिर बातचीत, और ये बदलाव इस युद्ध के बाद में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जमीन पर उसकी जो स्थिति है वो नियंत्रण से बाहर चली गई है। इसी प्रकार से यदि हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल का आयरन डोम और डेविड स्लिंग पूरी तरह से जो है वो खत्म हो चुका है, और ईरान का आसमान बिल्कुल खुला है। इसीलिए लेबनान और हमास के द्वारा जिस प्रकार से जो है इजराइल के ऊपर अटैक किया जा रहा है वो भी अपने आप में सामने है। हालांकि इजराइल भी अटैक इन पड़ोसी देशों के ऊपर कर रहा है, अब उसने ईरान के ऊपर अटैक करना छोड़ दिया है और अपने पड़ोसी देशों के ऊपर जो है वो निरंतर युद्ध में लगा हुआ है। क्या सवाल ये भी खड़ा होता है कि इजराइल शांति नहीं चाहता? क्या वाकई में वो अमेरिका को इसमें घसीटते रहना चाहता है? क्या ऐसी कौन सी ऐसी नस इजराइल ने अमेरिका की दबा रखी है कि जैसे ही इस्लामाबाद टॉक हुआ और बेंजामिन नेतन्याहू का इजराइल का जब दबाव पड़ा अमेरिका के ऊपर, वो अपनी बात से मुकर गया और इस्लामाबाद टॉक फेल हो गई। और आज इजराइल की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अपने आप में कटघरे में है, चाहे लेबनान की ओर से हो चाहे हमास की ओर से हो, हमले रुक नहीं रहे हैं और इजराइल अब कई मोर्चों पर उलझ चुका है। इसी प्रकार से यदि हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान अपने आप में आक्रामक है और उसने दुनिया को बता दिया है कि 45 साल के अज्ञातवास में, एकांतवास में रहने के बाद में किस स्तर पर उसने अपनी तैयारी की है। अपनी मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी को उसने जिस तरीके से जो है डेवलप किया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और अमेरिका इजराइल के पास में ईरान का कोई तोड़ नहीं है इनका। साथ ही साथ पीछे से चाइना और रूस की तरफ से उसे पूरी मदद मिल रही है। रियल टाइम इमेज जो सैटेलाइट से जो है उपलब्ध कराने का काम है वो चाइना और रसिया ने किया। और ऐसी स्थिति में अब ईरान जो है शर्तें मानने के लिए नहीं बल्कि अमेरिका को शर्तें अपनी मनवाने की स्थिति में है, वो आ गया है। और उसका स्पष्ट यानी कि एक तरह से कहना है कि जितने भी उसके ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखे हैं वो सारे प्रतिबंध खत्म होने चाहिए। उसकी जितनी भी जो फ्रीज संपत्तियां हैं तकरीबन 11 लाख करोड़ के लगभग, वो सारी संपत्तियां रिलीज होनी चाहिए और भविष्य में उसके ऊपर हमले न हो इस बात की गारंटी अमेरिका को देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में यानी कि एक तरह से उसको उसकी जो मान्यता है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। यही अपने आप में सबसे बड़ी बात है और इसीलिए इस्लामाबाद टॉक है वो फेल हुई, क्योंकि उम्मीद थी कि शायद इससे समाधान निकलेगा, लेकिन ये समाधान नहीं हो पाया और ये वार्ता फेल होगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका समझौता तो चाहता है लेकिन वो अपनी शर्तों के ऊपर, और इजराइल का उसके ऊपर दबाव भी है। और ईरान समझौता चाहता है लेकिन वह बराबरी के स्तर पर और जो उसने बातें रखी है उनके स्तर पर, साथ ही साथ मुआवजे की मांग भी कर रहा है, क्योंकि ईरान का साफ साफ कहना है कि युद्ध हमने शुरू नहीं किया, युद्ध हमारे ऊपर इजराइल और अमेरिका ने थोपा है, इसलिए इस युद्ध का हार जाना है वो भी अमेरिका और इजराइल को भुगतना पड़ेगा। तो ये जो बातें हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और यही इनके बीच में टकराव का मुख्य कारण भी है। लेकिन चूंकि डोनाल्ड बाबू है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अमेरिका में वहां पर अंदरूनी रूप से जिस प्रकार से वहां पर ट्रंप के खिलाफ आंदोलन हुआ वो भी उसे पता है। अभी वहां पर चुनाव हुए हैं, इन चुनाव में भी डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो वो भी यानी कि एक तरह से जो है दबाव में है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से समझौता करने के लिए मजबूर है। जहां तक चीन की रुख की बात करते हैं तो चीन और रूस दोनों ने जो है वो साफ संकेत दिए हैं, अगर उनके हितों को नुकसान हुआ, जलडमरू मध्य में वहां से गुजरने वाले जहाजों के ऊपर अमेरिका ने यदि किसी भी दृष्टि से अगर हमला किया तो वो चुप नहीं बैठेंगे और अगर उनके हितों को नुकसान हुआ तो इसका जो है खामियाजा है वो अमेरिका को उठाना पड़ेगा। अर्थात चीन का तेल व्यापार और रूस की ऊर्जा राजनीति दोनों अभी इस युद्ध के बाद और दोनों जो देश है वो मजबूत हुए हैं और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। जहां तक ट्रंप की हम बात करें तो भले ही यानी कि एक तरह से ट्रंप है वो आक्रामक दिखाई देता हो, भले ही वो धमकियां देता हो, वो
बकलोल करता हो, कठोर या बयानबाजी करता हो, लेकिन जमीन पर बातचीत की तैयारी भी चल रही है, पीठ पीछे बातचीत चल रही है। और आप सबको पता होगा कि किस प्रकार से जो आसिफ मुनीर पाकिस्तान के जनरल है, जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से उनके ऊपर अपना प्यार लुटा रहा है, और भारत ने जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से अचानक से उसके ऊपर हमला करके और इनको इतना महत्वपूर्ण बना दिया, आज उसी की कृपा के ऊपर जो है अमेरिका बातचीत करना चाहता है ईरान से। हालांकि ये अलग बात है कि इस्लामाबाद टॉक फेल हो गई, लेकिन पाकिस्तान भी यानी कि एक तरह से इस अवसर को भुनाना इसलिए चाहता है क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि यदि ये डील हो जाती है, ये समझौता हो जाता है, तो इतिहास में उसका नाम हो जाएगा। और इसी कड़ी में पाकिस्तान भी निरंतर प्रयासरत है। हालांकि अभी बातचीत फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जो भी स्थिति हो, आने वाले समय में जरूर कोई ना कोई समाधान अवश्य निकलेगा। अब सवाल ये भी है कि क्या स्थायी शांति हो पाएगी, या फिर से यानी कि एक तरह से युद्ध होगा, या ये केवल एक ब्रेक है अब, या फिर ये एक बड़े युद्ध से पहले की यानी कि एक तरह से जो है वो शांति है। क्या वापस यानी कि एक तरह से जो है वो युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि तनाव अभी भी है, भरोसा दोनों तरफ नहीं है, और विशेष रूप से अमेरिका और इजराइल के ऊपर ईरान किसी भी दृष्टि से भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जिस समय अली खामनेई के साथ में बातचीत चल रही थी, उस समय वो अपना संवर्धित यूरेनियम भी जो है वो देने के लिए तैयार था, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि ईरान जो है ये कमिटमेंट करे कि आने वाले 20 साल तक वो किसी प्रकार का कोई परमाणु बम नहीं बनाएगा। लेकिन ईरान इस बात के लिए तैयार नहीं है। आज उसके पास में 435 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम है, और उसी से परमाणु बम बनाया जा सकता है। यानी जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो बम गिराया गया था, वो मात्र 40-40 किलो के बम थे। तो इस दृष्टि से आज ईरान के पास में जो 435 किलो के आसपास जो संवर्धित जो यूरेनियम है, उससे ईरान आज 10 परमाणु बम बना सकता है। लेकिन ईरान का यह कहना है कि जिस व्यक्ति के साथ में आप बातचीत कर सकते थे, वार्ता कर सकते थे, उस व्यक्ति को तो आपने मार दिया। अब ऐसी स्थिति में हम जो है वो बातचीत की भाषा समझते नहीं है, हम तो हथियारों की और युद्ध की भाषा समझते हैं, और उसके लिए हम एनी टाइम तैयार है। अब ये जो स्थिति है वो बड़ी दिलचस्प स्थिति में यानी कि एक तरह से पहुंच चुकी है, और इस युद्ध ने दुनिया का जो पावर बैलेंस है वो बदल दिया है। अमेरिका का जो दबदबा है वो पूरी तरह से चुनौती में है। इजराइल पूरी तरह से बर्बाद और तहस नहस हो चुका है, खंडर हो चुका है, पूरी तरह से दबाव में है। ईरान भले ही उसका नुकसान हुआ हो, काफी नुकसान ईरान को उठाना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी वह जो है एक शक्ति के रूप में उभरा है, और चीन और रूस है वो